सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल क्या है, और रोल के बारे में बातचीत करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो। हम सबको ये पता है कि हमारे कंट्री में, हमारे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होने के बावजूद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में और लाइवलीहुड क्रिएशन के मामले में एग्रीकल्चर का हाईएस्ट शेयर है। और क्योंकि हम एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर एग्रीकल्चर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अगर पैदावार अच्छी हो रही है, तो उसके थ्रू हम पॉवर्टी से डील कर सकते हैं, हम माल न्यूट्रिशन से डील कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में हमारे कंट्री में बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर एग्रीकल्चर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो हम लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट कंट्री हैं। तो एग्रीकल्चर की पैदावार अगर बेहतर होती है, तो ये देखने को मिलता है कि लोगों की इनकम इंप्रूव होती है, लेबर की इनकम इंप्रूव होती है, जॉब क्रिएशन देखने को मिलता है, परचेजिंग पावर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब एग्रीकल्चर बेहतर होगा, तो गांव के लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा, परचेजिंग पावर इंप्रूव होगी, परचेजिंग पावर इंप्रूव होगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये हमें समझ में आता है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर जो है वो फॉरेन करेंसी रिजर्व में भी कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे टी है, शुगर है, राइस वगैरह है। तो हमें ये समझ में आता है कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। और एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं होता कि क्रॉप्स उगा लो, फसल उगा लो। एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारे अलाइड सेक्टर्स भी हैं, जैसे लाइव स्टॉक है, जैसे फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग है, जैसे फिशिंग एंड एक्वाकल्चर है। तो ये सब हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के कंपोनेंट्स। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ये ऐसा टॉपिक है कि इसको आप खुद से भी लिख सकते हो अगर आपको एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज है। हमें ये समझ में आता है कि एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होने के बावजूद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और लाइवलीहुड क्रिएशन में एग्रीकल्चर का हाईएस्ट शेयर है। हमें यह समझ में आता है कि हम एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट कंट्री हैं। अगर एग्रीकल्चर बेहतर परफॉर्म करेगा, तो हम पावर्टी से डील कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन से डील कर सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर अगर बेहतर परफॉर्म करेगा, तो लेबर इनकम इंप्रूव होगी, जॉब क्रिएशन देखने को मिलेगा, परचेजिंग पावर इंप्रूव होगी, और जब परचेजिंग पावर इंप्रूव होगी तो ओवरऑल डिमांड इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो देखने को मिलती है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट चीज की। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में क्या बातचीत की गई एग्रीकल्चर को लेके। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसमें कई सारे ट्रेंड्स हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप अपने मेंस के आंसर में फॉर श्योर इंटीग्रेट कर सकते हो, आंसर थोड़ा बेहतर लगता है। क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे? हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये लगभग 16% टू दी जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, 16% टू दी जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। 16% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट है ये 16% का कंट्रीब्यूशन। इसमें हमें और बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हम काम कर भी रहे हैं, सरकार इनिशिएटिव्स लेके भी आ रही है, उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 16% है टू दी जीडीपी। हमारे कंट्री की लगभग 46.1% पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 16% का है। कितनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है? 46.1% पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। 2017 से लेके 2023 के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एनुअल ग्रोथ रही है वो कितनी रही है? 5% रही है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली 5% रही है, कभी थोड़ी ज़्यादा भी हुई है, कभी थोड़ी कम भी हुई है, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज देखें तो 2017 से लेकर 2023 के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर की एनुअल ग्रोथ कितनी रही है? 5% रही है। तो 3 फैक्ट्स जिनको आप मेंस में यूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 16% टू द जीडीपी। कितने परसेंट पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है? 46.1% पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है। 2017 से लेकर 2023 के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर की एनुअल ग्रोथ कितनी रही है? 5% रही है। 2024 की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में टोटल खरीफ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना रहा? 1647 लाख मेट्रिक टन। 1647 लाख मेट्रिक टन टोटल खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन रहा हमारे कंट्री में 2024 में। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये जो प्रोडक्शन है वो लगभग 90 लाख मेट्रिक टन से इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टोटल खरीफ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 2024 में कितना हुआ? 1647 लाख मेट्रिक टन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज अथॉरिटीज जो हैं वो एडिक्वेट स्टेप्स ले रही हैं। जैसे फार्मर्स को अश्योर्ड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल रहे हैं उनके क्रॉप्स के, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको फैक्ट्स पता हो तो हमारे कंट्री में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से व्हीट और राइस का कल्टीवेशन लगभग 47% ऑफ द नेट सोन एरिया के ऊपर होता है। और बचा कुचा जितना भी है एग्रीकल्चर हमारा, जितनी भी क्रॉप्स हैं, जो भी कामकाज है, वो पूरा 50% में हो रहा है। मतलब व्हीट और राइस डोमिनेटेड एग्रीकल्चर है हमारे कंट्री में। इस कॉन्टेक्स्ट में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फोकस करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, और इसके ऊपर सरकार और सरकार की अथॉरिटीज फोकस भी कर रही हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कामकाज किया जा रहा है। प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए कामकाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कामकाज कर रही है सरकार और सरकार की अथॉरिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द फार्मर्स। और उसका रिजल्ट ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे इनफैक्ट ये कहती है कि फ्लोरिकल्चर जो है वो सनराइज इंडस्ट्री है। फूल वगैरह जो उगाते हैं, फ्लोरिकल्चर जो है वो सनराइज इंडस्ट्री है हमारी, विद 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। कि अगर हम फ्लोरिकल्चर पे ध्यान दें, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट फोकस करें, तो ये हाई परफॉर्मिंग सेक्टर है और इसमें पोटेंशियल है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का। तो फ्लोरिकल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप कोट कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऑयल सीड्स के मामले में अगर बात करें तो ऑयल सीड्स के मामले में हमारी जो ग्रोथ रेट रही है वो बेहद स्लो रही है, वो बेहद कम रही है, सिर्फ 1.9% रही है। और ये प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की सबसे बेहतर फैसिलिटीज हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसके बावजूद जो हमारी एडिबल ऑयल की डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बहुत सिग्निफिकेंट काम करने की ज़रूरत है, ये हमारे लिए चैलेंज है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और क्या कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ के ड्राइवर्स रहे वो कौन कौन से थे? फिशरीज, लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर। फिशरीज, लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर ने ट्रेडिशनल फार्मिंग को आउटपेस कर दिया। तो ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के ड्राइवर्स कौन से रहे? फिशरीज, लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर। 2015 से लेके 2023 के बीच में हमारा जो फिशरीज सेक्टर है उसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही? 13.67%, सबसे ज्यादा इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। और लाइव स्टॉक की कितनी रही? 12.99%, सेकंड सबसे ज्यादा इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं? फिशरीज, लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर।
सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बात की कि हमें किन और चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। एक तो सरकार ये कह रही है कि हमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी हमारी वाकई में कम है, बहुत अच्छी नहीं है, तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। उसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल रहेगा, उसमें नॉलेज का भी रोल रहेगा, उसमें हाई वैरायटी सीड्स का भी रोल रहेगा, उसमें फर्टिलाइजर्स का भी रोल रहेगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है। इरिगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो हमें एक तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को भी हमें इंप्रूव करना है। दूसरा, सरकार कह रही है कि हमें क्रॉप इंटेंसिटी को बूस्ट करने की जरूरत है। क्रॉप इंटेंसिटी को अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एक साल में 3 फसल 4 फसल ले ली जाती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एक फसल लेना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे स्टेट्स जहां पे क्रॉप इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे हमें इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। वहां पे हमें चेक करने की जरूरत है कि और क्या बेहतर किया जा सकता है क्रॉप इंटेंसिटी को बूस्ट करने के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। सिर्फ व्हीट और राइस के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अब मान लो किसी साल व्हीट की फसल खराब हो गई या राइस की फसल खराब हो गई, तो एग्रीकल्चर पूरे तरीके से लुट जाता है। तो हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। ऐसे क्रॉप्स की तरफ डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, ताकि पैसा भी आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें ऑन फार्म एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ऑन फार्म मतलब बढ़िया मशीनरी दो, बढ़िया इरिगेशन की फैसिलिटीज दो, बढ़िया सीड्स दो, बढ़िया फर्टिलाइजर्स दो, बढ़िया फैसिलिटीज दो। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वेयर हाउसेज नहीं है, कोल्ड स्टोर्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। सरकार बोल रही है कि हम इन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो है अरहर और बाजरा के ऊपर इस साल उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अरहर के ऊपर जो एमएसपी है उसको इंक्रीज किया गया है 59% से, और बाजरा के ऊपर जो एमएसपी है उसको इंक्रीज किया गया है 77% से। हालांकि ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज किया एमएसपी को अरहर और बाजरा के ऊपर, एक पे 59% से, एक पे 77% से, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे कंट्री का जो नेट सोन एरिया है उसका 55% नेट सोन एरिया इरिगेटेड है, और बाकी का जो 2/3 फार्म लैंड है हमारा, वो सीवियर ड्राउट रिस्क पे है। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड वाले लगभग 7.75 करोड़ अकाउंट्स हैं, जिनको लगभग 9.81 लाख करोड़ का लोन हमने दिया हुआ है। अब ये देखो, ये बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि सारे शायद आपको याद नहीं रहेंगे। सारे याद रखना पर्पस भी नहीं है, ट्रेंड्स याद रखना पर्पस है। और दूसरा 10-12 हैं ये, इनमें से अगर आप 5 या 6 भी याद कर लोगे और 5 या 6 भी आपके दिमाग में रह गए, आपने मेंस में कहीं कोट कर दिए, प्रीलिम्स में कहीं आपको क्लिक कर गए, यही आपका काम चला जाएंगे, यही आपके आंसर को बेहतर बना जाएंगे। तो कोशिश ये करना कि इनको 4-6 बार रिवाइज करो ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठें। तो केसीसी कितने अकाउंट्स हैं? 7.75 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस, इसमें 4 करोड़ फार्मर्स को एनरोल किया गया है। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो कि अपने आप में बहुत ही चर्चित योजना है, वो लगभग 600 लाख मेट्रिक टन हेक्टेयर्स को कवर करती है इन दी फाइनेंशियल ईयर 24। ई-नेम प्लेटफॉर्म है सरकार का, उस पर लगभग 1.78 करोड़ फार्मर्स लिंक हो गए हैं और 2.62 लाख ट्रेडर्स लिंक हो गए हैं। मतलब अब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, इसके थ्रू लगभग 80 करोड़ पीपल को फ्री में फूड ग्रेन्स मिलते हैं। ये जो डेटा है, ये डेटा ऐसा है कि इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने लिख दिया है, मैं साथ के साथ बताते भी चल रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, कम इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। लेकिन मेरे ये कह देने से कि ये कम इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे बिल्कुल ही छोड़ दो। याद रह सकता तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो 2024 में हमारे कंट्री से लगभग $46.44 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया फूड प्रोसेसिंग के थ्रू। फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स की वैल्यूएशन कितनी रही हमारी कंट्री में?
$46.44 बिलियन। और इस $46.44 बिलियन में से 23.4% शेयर जो है वो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स था। फूड प्रोसेसिंग में तो और बहुत सारी चीजें आती हैं, अलाइड सेक्टर भी आता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट था वो 23.4% था इस $46.44 बिलियन में से। और टोटल का अगर देखें कि टोटल हमारे जितने भी एक्सपोर्ट्स हुए उनमें से अगर देखें तो हमारे इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में से 11.7% एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट था। तो एक्सपोर्ट के मामले में भी हमने बेहतर परफॉर्म किया है। देखो, इस डेटा को एक बार फिर से देख लेते हैं। डेटा जितना याद हो जाए उतना बेहतर है। सारा आपको याद नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन जितना हो जाए उतना बेहतर है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 16% कंट्रीब्यूट करता है टू द जीडीपी। कितने परसेंट पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है? 46.1% पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है। 2017 से लेकर 2023 के बीच में हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी एनुअल ग्रोथ कितनी रही? 5% रही। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि ये जो टोटल खरीफ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इंप्रूव हुआ है, इस साल इंक्रीज हुआ है। फ्लोरिकल्चर जो है उसको सनराइज इंडस्ट्री बुलाया गया है इन द इकोनॉमिक सर्वे विद 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। इकोनॉमिक सर्वे ने ऑयल सीड्स की जो ग्रोथ रेट है उसके लिए कंसर्न दिखाया, उसके लिए थोड़ी चिंता दिखाई है। ग्रोथ के ड्राइवर्स कौन से हैं? फिशरीज, लाइवस्टॉक और हॉर्टिकल्चर। सरकार ने बोला है कि हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। हम फोकस करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के ऊपर, लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के ऊपर, क्रॉप इंटेंसिटी को बूस्ट करने के ऊपर, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ ध्यान देंगे, ऑन फार्म एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के ऊपर भी काम करेंगे। अरहर और बाजरा के ऊपर एमएसपी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया गया है। 55% नेट सोन एरिया हमारे कंट्री का इरिगेटेड है और बाकी का जो 2/3 है वो सीवियर ड्राउट रिस्क पे है। केसीसी अकाउंट्स कितने हैं? 7.75 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत 4 करोड़ फार्मर्स को एनरोल किया गया है। फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स हमारे कंट्री में 2024 में कितने वैल्यूएशन के रहे? $46.44 बिलियन। और इसमें से एग्री फूड एक्सपोर्ट्स कितने थे? 23.4%। टोटल एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का शेयर कितना था? 11.7%। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे में और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि बड़े खूबसूरत हैं मेंस के आंसर को इंप्रूव करने के लिए। जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर बात की गई है, जैसे हॉर्टिकल्चर के ऊपर बात की गई है, जैसे फ्लोरिकल्चर के ऊपर बात की गई है। आपको इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं प्लान कुछ ऐसा कर रहा हूं कि जो भी सुंदर अच्छा सा टॉपिक होगा, मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उनके ऊपर अलग से हम एक एक छोटा छोटा 5 मिनट का 4 मिनट का सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे और बात कर लेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मेरे को, इस इकोनॉमिक सर्वे को हम मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों काम तो कर ही दिया करो बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो लाइक और शेयर तो फॉर श्योर कर दिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है यूनियन बजट 2025-26 क्या कहता है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। देखो बजट क्या कह रहा है। एक तो बजट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को ओवरऑल अलोकेशन कितना किया गया इस साल? 1.37 लाख करोड़। लास्ट बजट में अलोकेशन कितना था? 1.32 लाख करोड़। इंक्रीज तो किया गया है बजट के अलोकेशन को, लेकिन सिर्फ 4% से। एग्जैक्ट नंबर याद रह जाए अच्छी बात है, वरना इतना याद रखना कि बजट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। 4% से एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के लिए जो बजट दिया गया उसको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। हालांकि ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है,
बट फिर ये भी समझ में आता है कि सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस हैं और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे पैसा देना है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 4% से बजट को इंक्रीज किया गया है। और ये जो दिया गया है 1.37 लाख करोड़, इस 1.37 लाख करोड़ में से भी 1.27 लाख करोड़ तो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए, एंड 10,466 करोड़ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड फाउंडेशन के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड फाउंडेशन के लिए बजट को थोड़ा सा और इंक्रीज करने की ज़रूरत थी। बट हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए, बिकॉज हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि सारी चीज़ें सरकार के हाथ में ऐसे नहीं होती जैसे थाली पे सजी हों। उनको भी देखना पड़ता है कि और भी सेक्टर्स हैं और भी प्रायोरिटीज़ हैं, सबके लिए पैसा अलोकेट करना है। तो हाँ, हम चाहते तो ये हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए और पैसा दिया जाए, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा किया है 4% से बजट को इंक्रीज किया है। एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया। पहला, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, इसको अनाउंस किया गया टू डेवलप एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। बेसिकली इसके अंदर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा जो कि लो है प्रोडक्टिविटी के मामले में, जो कि मॉडरेट है क्रॉप इंटेंसिटी के मामले में, जो कि बिलो एवरेज है क्रेडिट पैरामीटर्स के मामले में। 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर के मामले में पिछड़े हुए हैं, जो कि एग्रीकल्चर के मामले में बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, उनकी क्रॉप इंटेंसिटी भी मॉडरेट है, और उनके जो क्रेडिट पैरामीटर्स हैं वो भी बिलो एवरेज हैं। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा और इन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाएगा एग्रीकल्चर के सेंस में इन दिस प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, और इससे लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। दूसरा, बजट में बात की गई बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। ये कहा गया कि ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में, खासकर एग्रीकल्चर में, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हिडन एम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, उससे हम डील करेंगे। कैसे डील करेंगे? रूरल एरियाज में स्किलिंग के लिए काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए काम करेंगे, टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और रूरल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करेंगे। और इसके फेज 1 में 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा। तो एक चीज तो क्या बोली गई कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाएगा जो कि प्रोडक्टिविटी के मामले में लो हैं, जो कि क्रॉप इंटेंसिटी के मामले में मॉडरेट हैं और क्रेडिट पैरामीटर्स के मामले में बिलो एवरेज हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स को एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाएगा। और साथ ही यह भी ध्यान दिया जाएगा कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, उससे डील करने के लिए स्किल्स प्रोवाइड की जाए, इन्वेस्टमेंट दिया जाए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए और रूरल इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया जाए। फिर इसके बाद बात की गई आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, कि हमें पल्सेस के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। और ये कितने साल का मिशन है? 6 साल का मिशन है। और इस मिशन के तहत फोकस किया जाएगा तुर के ऊपर, उड़द दाल के ऊपर और मसूड़ के ऊपर। और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी दालों पे फोकस किया जा रहा है। तुड़, उड़द और मसूड़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है इस आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के अंदर। 6 साल का मिशन है और 3 दालों के ऊपर फोकस है, बिकॉज ये दालें तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तुड़, उड़द और मसूड़। नाफेड और एनसीसीएफ जो है वो अगले 4 साल तक फार्मर्स से पल्सेस को प्रोक्योर करेंगे। तो इससे फार्मर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा, उनको पता होगा कि उनकी दालों को खरीदने के लिए ऑलरेडी कोई अथॉरिटी है, तो वो भी ज़्यादा पल्सेस को उगाएंगे। तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कितने साल का मिशन है? 6 साल का मिशन है। फोकस 3 दालों के ऊपर है, कौन सी? तुड़, उड़द और मसूड़। और दालों के मामले में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पल्सेस का मिशन। इसके अलावा बात की गई अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लाया जाएगा ताकि ये जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, इनके प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके, इनको एफिशिएंटली सप्लाई किया जा सके, इनकी प्रोसेसिंग की जा सके और जो फार्मर्स हैं उनको इनकी रेम्यूनरेटिव प्राइजेस मिल सकें। और ये काम किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स।
एक बेहद चर्चित चीज, मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? बिहार में सेटअप किया जाएगा। मखाना की मार्केटिंग के लिए, उसके वैल्यू एडिशन के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए मखाना बोर्ड को सेटअप किया जाएगा इन बिहार। देखो, मखाना आपने सुना ही होगा, हम लोग आमतौर पे खाते हैं। बिहार मखाना के प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, लेकिन बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। प्रोसेसिंग होती है पूरी साउथ में। तो अब सरकार ने दिमाग लगाया कि यार जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट क्यों ना लगाई जाए। तो एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। कहाँ पे? बिहार में बनाया जाएगा। आसाम में एक यूरिया प्लांट लगाया जाएगा और इस यूरिया प्लांट की एनुअल कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स। कहाँ पे लगाया जाएगा? आसाम में लगाया जाएगा। तो आसाम में यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाएगा एग्रीकल्चरली, जो कि प्रोडक्टिविटी के मामले में लो हैं, जो कि क्रॉप इंटेंसिटी के मामले में मॉडरेट हैं, जो कि क्रेडिट के पैरामीटर्स में बिलो एवरेज हैं। इस प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी और रेजिलियंस के ऊपर फोकस किया जाएगा। एग्रीकल्चर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाएगा थ्रू स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड रूरल इकोनॉमी इंटीग्रेशन। पल्सेस में आत्मनिर्भरता को अचीव करना है। 6 साल का मिशन है। 3 पल्सेस के ऊपर फोकस है, तुड़, उड़द और मसूर। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रमोट करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंट सप्लाई के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम तैयार किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। बिहार में मखाना बोर्ड को सेटअप किया जाएगा और आसाम में एक यूरिया प्लांट लगाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स। इसके अलावा एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स भी लॉन्च किया जाएगा। अब देखो, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को अगर इंप्रूव करना है तो हाई यील्डिंग सीड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स भी लॉन्च किया जाएगा जो कि काम करेगा ये जो सीड्स हैं इनके रिसर्च इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए, टारगेटेड डेवलपमेंट के लिए, प्रोपगेशन ऑफ सीड्स के लिए, और ऐसे सीड्स तैयार किए जाएं जो कि हाई यील्डिंग हो, जिनकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी हो, वाइबिलिटी हो। ऐसे 100 से ज़्यादा सीड्स के वेराइटीज़ को तैयार किया जाएगा इस नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स में। फिशरीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। फिशरीज जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल प्ले करती हैं कोस्टल एरियाज में, उस सेक्टर के ऊपर भी फोकस किया जाएगा फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। और मेन फोकस रहेगा हमारे 2 आइलैंड्स के इर्द गिर्द, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के इर्द गिर्द ये जो फिशरीज सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए भी मिशन अनाउंस किया गया है। जैसे पल्सेस के लिए 6 साल का आत्मनिर्भरता इन पल्सेस अनाउंस किया गया, वैसे ही कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5 साल का मिशन अनाउंस किया गया है। और इसमें सरकार फोकस कर रही है लॉन्ग स्टेपल कॉटन की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के ऊपर। लॉन्ग स्टेपल कॉटन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस क्यों कर रही है सरकार? बिकॉज इसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू है। जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पे लॉन्ग स्टेपल कॉटन को यूज किया जाता है। तो 5 साल का एक मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी भी अनाउंस किया है सरकार ने इस बजट में। केसीसी की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। केसीसी की लिमिट पहले 3 लाख तक थी, अब उसको 5 लाख रुपए तक का कर दिया है। मतलब अब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है केसीसी के थ्रू। एक बार फिर से देख लेते हैं यूनियन बजट को। एक बार में अगर थोड़ी पिक्चर सेट हो जाएगी तो आपके थोड़े चीज़ें ईजी हो जाएंगी और आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस में चीज़ों को इंटीग्रेट करना। यूनियन बजट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कितना बजट दिया गया? 1.37 लाख करोड़। पिछले साल के कंपैरिजन में 4% से इंक्रीज किया गया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ 4% से इंक्रीज किया गया है। कई सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना अभी हमने बात की है। बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस अभी हमने रिवाइज किया है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 6 साल का मिशन है। 3 दालों के ऊपर फोकस है, तुड़, उड़द और मसूर। फिर इसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंप्रूव करने के लिए, उनके मार्केट को इंप्रूव करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। बिहार में मखाना बोर्ड को लॉन्च किया जाएगा। आसाम में यूरिया प्लांट लगाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स है।
एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स भी अनाउंस किया गया है। 100 से ज़्यादा हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज़ को तैयार किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी, टारगेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा इस नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स में। फिशरीज़ के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है कि फिशरीज का ये जो सेक्टर है इसको भी डेवलप किया जाए। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी भी अनाउंस किया गया है और ये 5 साल का मिशन है और सरकार का फोकस है लॉन्ग स्टेबल कॉटन के ऊपर। केसीसी की लिमिट बढ़ा दी गई है, 3 लाख से कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। अच्छा, बजट को अगर देखें तो ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, इन ट्रेंड्स को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। इनफैक्ट मेंस में भी आप कोट कर सकते हो, ट्रेंड्स तो लिखे ही जा सकते हैं कि भाई चीज़ें कैसे वेरी कर रही हैं, वो थोड़ा आंसर को सुंदर बनाते हैं। फूड सब्सिडी की अगर बात करें तो 2025-26 का जो बजट एस्टिमेट है, मतलब 2025-26 के बजट में फूड सब्सिडी के लिए कितना पैसा दिया गया है, 2.03 लाख करोड़। कितना दिया गया है, 2.03 लाख करोड़। 2024-25 का जो बजट था उसमें फूड सब्सिडी के लिए दिया गया था 2.05 लाख करोड़ और 2024-25 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया उसके अकॉर्डिंग फूड सब्सिडी पे खर्चा कितना हुआ, 1.97 लाख करोड़। अच्छा, 2 टर्म्स हैं, एक है रिवाइज्ड एस्टिमेट, एक है बजट एस्टिमेट। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से बेसिक तौर पे देख लेते हैं। बजट एस्टिमेट का मतलब है कि बजट में अनाउंस कितना पैसा किया गया। जैसे फूड सब्सिडी के लिए इस साल कितना अनाउंस किया गया है कि हम 2.03 लाख करोड़ खर्च करेंगे फूड सब्सिडी के ऊपर। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब होता है कि बजट में जो अनाउंस किया गया उसके कंपैरिजन में एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो फूड सब्सिडी की अगर बात करें तो इस साल 2025-26 के बजट में फूड सब्सिडी के लिए दिया गया है 2.03 लाख करोड़। पिछले साल दिया गया था 2.05 लाख करोड़। एक्चुअल में पिछले साल खर्च कितना हुआ, 1.97 लाख करोड़। अब ये जो डेटा है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि फूड सब्सिडी के ऊपर जो अलोकेशन है वो लगभग सेम है। पहले 2.05 लाख करोड़ था, बहुत स्लाइटली, बहुत माइन्यूटली कम किया गया है और कितना किया गया है, 2.03 लाख करोड़ है। और फूड सब्सिडी के मामले में हमें और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बिकॉज ये जो फूड सब्सिडी दी जाती है इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसों को पैसा मिल जाता है जो शायद उसको डिजर्व नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी टारगेटेड अप्रोच है इसको और बेटर करने की जरूरत हमें फूड सब्सिडी के मामले में। तो एक चीज इसमें क्या याद रखनी है कि फूड सब्सिडी का जो बजट एलोकेशन है वो लगभग सेम है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ 0.02 लाख करोड़ से कम किया गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट तो यह है कि 2022-23 में सबसे ज्यादा पीक पे थी फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पे 2022-23 में लगभग 2.51 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए गए। तो ये याद रखना कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी पीक पे कब थी, 2022-23 में थी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2025-26 इस साल का बजट एस्टिमेट कितना बजट दिया गया है, 1.67 लाख करोड़। पिछले साल कितना दिया गया था, 1.71 लाख करोड़। और पिछले साल खर्च कितना हुआ था, 1.64 लाख करोड़। मतलब ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है इसमें थोड़ा सा हमने रिडक्शन किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा रिडक्शन किया है। पिछले साल 1.71 लाख करोड़ दिया था, इस साल 1.67 लाख करोड़ दिया गया है। और फर्टिलाइजर सब्सिडी में तो हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको पता होगा, मैं बता देता हूं कि ये जो 1.71 लाख करोड़ दिया गया था पिछले साल, इसमें से लगभग 1.20 लाख करोड़, 1.19 लाख करोड़ आई थिंक, वो सिर्फ यूरिया सब्सिडी के लिए गया है। और यूरिया के जो प्राइसेस हैं वो साल 2012 से नहीं बढ़े हैं। सोचो कितना लैकलस्टर अप्रोच है हमारा, कितना पॉलिटिसाइजेशन है चीजों का कि यूरिया सब्सिडी मेजर चंक फर्म करती है और उसके प्राइसेस 2012 से नहीं बढ़े हैं। यहां पे हमें बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। फूड सब्सिडी के मामले में बजट अलोकेशन लगभग सेम है पिछले साल के कंपैरिजन में। फर्टिलाइजर सब्सिडी के मामले में बजट अलोकेशन को थोड़ा सा कम किया गया है इस साल के पिछले साल के कंपैरिजन में। और जो मेजर चंक है हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी का वो जाता है किसके लिए, यूरिया सब्सिडी के तौर पे।
पीएम किसान योजना आपने सुना होगा इसके बारे में, इसके लिए जो बजट है वो लगभग सेम है। 2025-26 में इसके लिए 63,500 करोड़ दिए गए हैं, पिछले साल दिए गए थे 60,000 करोड़, तो थोड़ा सा इंक्रीज तो कर दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो हैं वो सेम है, मतलब पिछले साल जो खर्चा हुआ था वो 63,500 करोड़ का हुआ था और इस साल अलोकेट भी उतना ही किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना में कटौती की गई है। फसल बीमा योजना में पिछले साल 14,600 करोड़ दिए गए थे, इस साल 12,242 करोड़ के आसपास दिए गए हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटौती की गई है। अब ऐसे तो योजनाएं और भी बहुत सारी हैं, उनको अगर अपन पढ़ने जाएं तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही वाली हैं। बाकी अगर आपको ट्रेंड्स और याद रखने शौक है तो रख सकते हो, लेकिन कम से कम फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, प्रधानमंत्री किसान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनके ट्रेंड्स को याद रखना। फूड सब्सिडी में तो लगभग अलोकेशन सेम है, फर्टिलाइजर सब्सिडी में माइन्यूट सा ड्रॉप है, हल्का सा ड्रॉप किया गया है। प्रधानमंत्री किसान में अलोकेशन सेम है, जितना पिछले साल खर्चा हुआ था उतना ही इस साल अलोकेशन कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कट देखने को मिला है, कम किया गया है। और इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट दोनों की बातचीत खत्म हो गई एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक आज हमें पढ़ना था, की टर्म्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, लेकिन उसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। मुझे लगता है काफ़ी लंबा सेशन हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। और ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही ट्रेंड्स, यही इनिशिएटिव्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।